वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, और जो उसमें लास्ट टॉपिक था दैट वाज रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन का भी हमने मतलब देखा था कि ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन जब एक साथ होती है तो इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन सिंपली किसी चीज़ में ऑक्सीजन ऐड होना या उसमें से हाइड्रोजन का रिमूव होना, और रिडक्शन सिंपली किसी चीज़ में हाइड्रोजन का ऐड होना या तो ऑक्सीजन का रिमूव होना। यह है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आज का जो टॉपिक है इट्स प्रिटी इजी, और ये है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, क्योंकि डेली लाइफ में भी हम ऑक्सीडेशन के इफ़ेक्ट्स देखते हैं कि व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, तो ये चीज़ें हम देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन से क्या होता है, पहला जो इसका इफ़ेक्ट है इन रियल लाइफ दैट्स करोजन। देखो, करोजन इज नथिंग बट जो भी मेटल्स होते हैं हमारे पास, मोस्टली मेटल्स, वो हमारे पास प्योर फॉर्म में आते हैं। लेट्स से घर में किसी के कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आयरन जो आता है वो प्योर फॉर्म में आता है, इट्स सिंपली आयरन। अब अगर आप उस आयरन को फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एक्सपोज रखोगे एटमॉस्फेयर में, लेट्स से आपके घर पे आयरन आया, ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं हुआ बल्कि आपने इसको लेट्स से घर के बाहर ही रखा, तो ये इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर आया। अब एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में एक तो ऑक्सीजन होगा और दूसरा वाटर वेपर्स होंगे। तो वो ऑक्सीजन इस जो ये आयरन आपने मंगाया है इसमें ऐड होगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा और इस आयरन की ऑक्सीडेशन होगी। जब इस आयरन की ऑक्सीडेशन होगी तो इसमें एक इम्पैक्ट होगा, वो होगा इसमें करोजन होगा। तो करोजन इज नथिंग, इसमें क्या होता है, मेटल्स आर ईटन अप। तो कोई चीज मेटल को बोल से डिस्ट्रॉय कर रही है या खा रही है, लेकिन किस वजह से होता है, बाय एक्शंस ऑफ ऑक्सीजन, वाटर और एसिड। कोई भी मेटल आप ले लो, अगर आप उसको एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए एटमॉस्फेयर में रखोगे तो जो एटमॉस्फेयर में कंपोनेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इसके साथ रिएक्ट करेंगे और ये जो मेटल है या तो ये अपनी इट विल लूज इट शाइन या तो इसमें रस्टिंग होगी, तो इट विल बी ग्रेजुअली ईटन अप इस रिएक्शन से, और इसी को हम बोलते हैं करोजन। देखो, जैसे सिल्वर होता है, अगर किसी ने सिल्वर की रिंग पहनी होगी तो उस पर वो बहुत टाइम तक जब वो रिंग पहनते हैं तो उस पर वो थोड़ा डल लेयर सी आ जाती है, वो सल्फ़र की लेयर होती है। तो वो भी एक इम्पैक्ट है इसका, क्योंकि एयर में सल्फ़र भी है तो उसने इसके साथ रिएक्ट किया। इसी तरह करोजन एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेटल इज़ डिस्ट्रॉयड। जो मेटल होता है, प्योर मेटल होता है, जैसे आयरन ही डिस्ट्रॉय होता है। अभी डिस्ट्रॉय किस वजह से होता है, क्योंकि ये रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, या जो लेट्स से एसिड, अगर ये एसिड, इस मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब भी ये ग्रेजुअली ख़त्म होगा। तो ये है करोजन। अब इसकी सबसे कॉमन फॉर्म जो है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। सिंपली जो आयरन हमारे लिए कंस्ट्रक्शन होता है उस पर मतलब जंग लगना। लेट्स से आप किसी के घर पे आयरन आया फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, लेकिन किसी वजह से कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, तो आफ्टर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इस पर बारिश भी पड़ेगी, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होगा, वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। आफ्टर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इसमें क्या होता है कि आपने देखा ही होगा कि इस पर वो डार्क ब्राउनिश कलर जैसा आ जाता है इस पर। तो वही होता है रस्टिंग, जंग लगना।
तो वो असल में क्या होता है, दैट्स एक्चुअली करोजन। और वो कैसे होता है, क्योंकि आयरन जो होता है, लेट्स से आपके पास आयरन है 4Fe, ये आयरन है, ये क्लियर फॉर्म में आपने रहा, क्लीन फॉर्म में, इसके साथ जो है ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, +3O2, ये मैं बैलेंस ही कर रहा हूँ, +2XH2O। देखो मैंने पहले ही बताया, ऑक्सीजन, वाटर या एसिड, ये तीन। तो आयरन था आपके पास, जब ये एक्सटेंडेड टाइम तक एटमॉस्फेयर में रहा तो ऑक्सीजन ने भी इसके साथ रिएक्ट किया और वाटर ने भी इसके साथ रिएक्ट किया। तो ये क्या बनाते हैं यहाँ पे, तो ये बनाते हैं ट्वाइस Fe2O3 2XH2O XH2O, तो ये बनाते हैं। ये सिंपल है, पहले ये खाली आयरन था, जब फैक्ट्री से आपके घर पे आया ये सिर्फ आयरन था, आपने इसको एक्सटेंडेड पीरियड के लिए रखा एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे ऑक्सीजन ने भी इसके साथ रिएक्ट किया, वहाँ पे वाटर ने भी इसके साथ रिएक्ट किया, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर होता है, या तो लेट्स से बारिश हुई कभी। अब ये खाली आयरन नहीं है, अब इसके साथ ऑक्सीजन भी है और वाटर भी है, क्योंकि एक ही कंपाउंड अभी यहाँ पे बन रहा है। तो यही जो है, ये कंपाउंड जो बना है, यही वो डार्क ब्राउन होता है और इसी को रस्ट कहते हैं। तो इस रस्टिंग की वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा कि वो चिप्स जैसी उठती है फिर इस आयरन से, जो आयरन वैसे तो स्ट्रॉन्ग मेटल है, लेकिन रस्टिंग की वजह से ये वीक हो जाता है। अब ये एक्स यहाँ पे डिपिक्ट करता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, ये डिपेंड करेगा कितने टाइम तक वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज रहेगा। तो ये एक्स, इट कैन बी 2, 3, 4, मतलब जितने टाइम ये एक्सपोज रहेगा उतना वाटर इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो दैट्स रस्टिंग ऑफ आयरन। और इस रस्टिंग से क्या होता है, मेटल ग्रेजुअली वीक होता है, तो इसीलिए क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी लेट्स से हम आयरन का ग्रिल बनाते हैं बाहर या कुछ भी करते हैं, तो उस पर पेंट करते हैं या तो ग्रीसिंग करते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो आयरन है, आयरन और ऑक्सीजन वाटर के बीच में एक लेयर बन जाती है पेंट की। तो फिर वाटर और लेट्स से ऑक्सीजन इस आयरन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता और हम अपने मेटल को ये कर पाते हैं, रस्टिंग से बचाते हैं। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन में दूसरा एक सिंपल सा कंसेप्ट है, दैट्स रेंसिडिटी। तो ये भी एक सिंपल सा कंसेप्ट है। आपने देखा होगा कि लेट्स से अगर फूड है हमारे पास कोई, आपने लेट्स से कोई फूड ऑर्डर किया, तो उस फूड में ऑब्वियसली फैट प्लस ऑयल तो होगा ही, लेट्स अज्यूम उसमें फैट प्लस ऑयल है। अगर आप बहुत दिनों तक वो फूड ऐसे ही रखोगे, एक टाइम पे आता है उसमें से स्मेल आती है और वो अनप्लेजेंट स्मेल होती है। तो आपने खाना लाया, उस खाने में क्या था, उसमें था फैट्स प्लस ऑयल। तो जब उसमें फैट्स और ऑयल था, आपने बहुत टाइम तक वो ऐसे ही रखा, कुछ भी नहीं किया ऐड उसमें, ना कुछ किया, आपने ऐसे ही रखा, बस वो सिर्फ एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है, तो उसमें अनप्लेजेंट स्मेल आती है। तो ये अनप्लेजेंट स्मेल क्यों आती है, क्योंकि ये जो फैट्स एंड ऑयल इस फूड में है, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करता है, जो फूड में फैट एंड ऑयल होता है उनके साथ रिएक्ट करता है, और उसकी वजह से फूड में एक अनप्लेजेंट स्मेल आती है, तो उसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो इट्स सिंपल। जैसे लेट्स से आपने बर्गर एक ऑर्डर किया, तो आपने बहुत दिनों तक वो बर्गर ऐसे ही रखा, जैसे ही 2-3 दिन होंगे आप देखोगे उसमें से स्मेल आना स्टार्ट होगी। अब कोई बताएगा कि ये स्मेल कहाँ क्यों आ रही है, ना तो हमने इसमें कुछ ऐड किया, ना हमने कुछ रिमूव किया इस फूड में से। बट एक चीज़ ये है कि इट्स ऑलवेज इन कंटैक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। एक तो हुआ कि अगर आप इस फूड को वैक्यूम में रखोगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैक्यूम ऑब्वियसली कोई फूड को वैक्यूम में स्टोर नहीं करता। तो आप उसको कहीं पे भी स्टोर करो, इट्स एक्सपोज टू ऑक्सीजन, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन है ही। तो यही ऑक्सीजन क्या करता है, ये ऑक्सीजन
इन फैट्स एंड ऑयल्स के साथ रिएक्ट करता है जो इस फूड में होते हैं, और इसकी वजह से इसमें अनप्लेजेंट स्मेल आती है, तो उसी को हम बोलते हैं रैंसिडिटी। और ये जो रैंसिड फूड है, जिस फूड की रैंसिडिटी होती है उसको बोलते हैं रैंसिड फूड। इट्स नॉट फिट फॉर कंजप्शन, मतलब ये खाना नहीं चाहते, मतलब खाना नहीं चाहिए हमें। तो हाउ टू प्रोटेक्ट फूड को हम कैसे बचाएंगे फ्रॉम रैंसिडिटी? फर्स्ट इज एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। इवन आपने बहुत बार देखा भी होगा कि जो आप पैकेज्ड फूड लाते हैं उसमें लिखा होता है कभी कभी प्रिजर्वेटिव्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? यही रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। तो जैसे आपने एंटीऑक्सीडेंट ऐड किया तो ऑक्सीजन फिर उसको फूड को इम्पैक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट मीन्स कि ये ऑक्सीजन को इम्पैक्ट करने नहीं देगा। तो ये फैट्स एंड जो ऑयल है वो एज एन रहेगा और रैंसिड नहीं, ये फूड रैंसिड नहीं बनेगा। दूसरा है स्टोर ऑयल प्लस फैट इन N2 एनवायरनमेंट। तो लेट्स से आपने बर्गर एक ऑर्डर किया, अब उस बर्गर में ऑयल और फैट है, आप उसको ऐसे कंटेनर में रखोगे या ऐसी जगह रखोगे जहाँ पे नाइट्रोजन होगा या ऑक्सीजन नहीं होगा, तब भी तो जैसे कि नाइट्रोजन ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो अगर आप फूड को बचाना चाहते हो रैंसिडिटी से, तो आपको इसको किसी ऐसी जगह रखना है जहाँ पे नाइट्रोजन गैस होगा, ताकि ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट ना कर सकें। रेफ्रिजरेशन और स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। तो ओबियसली आपने भी देखा होगा समर्स में जैसे ही हम खाना खाते हैं, हम वो फूड लेते हैं और उसको रखते हैं रेफ्रिजरेटर में। तो वो क्यों होता है? क्योंकि रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर जो है वो कम होता है और उसकी वजह से ऑक्सीडेशन जो है स्लो होती है। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से ऑक्सीडेशन भी कम हो जाती है, तो इससे फूड प्रिजर्व रहता है, रैंसिडिटी नहीं होती है। और लास्ट वन है एयर टाइट कंटेनर्स। ये भी एक मेथड है जिससे हम लेट्स से मतलब फूड को रैंसिड होने से बचा सकते हैं, क्योंकि रैंसिडिटी के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन। जो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं ऑल्दो उनमें ऑक्सीजन होता है बट वो लिमिटेड होता है। आपने एक बर्गर लिया, वो आपने ऐसे ही रख दिया बाहर, तो अनलिमिटेड ऑक्सीजन उसको है। लेकिन दूसरा बर्गर आपने रखा एयर टाइट कंटेनर में, मतलब उसमें एयर जा नहीं रहा है, जितना एयर उसमें उतना ही है, मतलब लिमिटेड एक्सपोजर टू ऑक्सीजन, टू ऑक्सीजन। तो जैसे ये एक्सपोजर हमने ऑक्सीजन से का लिमिट किया, तो उससे क्या होगा, रैंसिडिटी जो है वो स्लो डाउन होगी या तो नहीं होगी। तो ये है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता, इसमें ज़्यादा ये करोजन और रैंसिडिटी का आता है। करोजन इज सिंपली के ग्रेजुअल ईटिंग अप ऑफ मेटल व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, वाटर और एसिड। और इसमें जी इम्पोर्टेंट है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जब प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक मतलब एक्सपोज रहता है टू वाटर या एयर, तो वो बन जाता है वहाँ पे आयर मतलब रस्टिंग। तो दूसरा है रैंसिडिटी, यही कि जो फूड होता है उसमें ऑयल्स और फैट्स होते हैं, तो अगर इसको बहुत टाइम तक ऐसे ही रखेंगे, ऑक्सीजन इन फूड फैट्स एंड ऑयल्स के साथ रिएक्ट करके मतलब इनकी ऑक्सीडेशन होती है और वहाँ पे एक रैंसिड फूड बनता है जो कंजप्शन के लिए ठीक नहीं है। तो इसी के साथ आपका पहला चैप्टर केमिस्ट्री का ख़त्म हुआ। एंड फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट फिज़िक्स। फिज़िक्स का चैप्टर 1 हम स्टार्ट करेंगे, दैट्स लाइट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी हो तो यू कैन कमेंट, सब्सक्राइब, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस I'll mention my email ID, so you can message on that. Thank you.